वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस विषय को लेकर हम इसके तिङन्ते ण्यन्त प्रक्रिया इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और णिच प्रत्यय धातुओं से लगाने के बाद और जो परिवर्तन आते हैं या जो क्रिया रूप बनते हैं, यही इस व्याख्यान श्रृंखला का प्रमुख प्रयोजन है। वैसे तो तिङन्त प्रकरण पूरा हम कर चुके हैं, जिसमें 10 गण होते हैं और 10 गणों में किस प्रकार से प्रत्येक लकार में रूप सिद्धि होती है, ये पूरा का पूरा तिङन्त प्रकरण जो है उसी में प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद जब हम उसी धातु को, उसी क्रिया को प्रेरणा अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो क्या परिवर्तन आते हैं, क्योंकि प्रेरणा अर्थ में यदि हम उस क्रिया को, इस धातु का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें प्रत्यय लगाना पड़ता है और प्रेरणा के अर्थ में णिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जब धातु से णिच प्रत्यय लग जाता है तो जो उस धातु के रूप पहले चल रहे थे उसमें क्या अंतर आता है, क्या परिवर्तन आता है, ये इस ण्यन्त प्रक्रिया इस प्रकरण में हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व व्याख्यानों में मैं आपके सामने ये चर्चा कर चुकी हूँ कि प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय होता है, किन सूत्रों से होता है, या प्रेरणा अर्थ में क्रिया का संबंध किससे होता है। ये समस्त चर्चा हम पूर्व व्याख्यानों में आपके सामने कर चुके हैं। अब हम इन व्याख्यानों में आपके सामने ये बता रहे हैं कि इन रूपों में क्या विशेष परिवर्तन आता है। देखिए, णिच प्रत्यय लगाने पर सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि उस धातु के साथ ई लग जाता है और फिर उस णिच के द्वारा वृद्धि इत्यादि जो कार्य होते हैं वो सब होते हैं। लेकिन उतना करने के बाद जब वो धातु उसकी पुनः धातु संज्ञा हो जाती है तो फिर भिन्न भिन्न लकारों में जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो कौन सा विशेष परिवर्तन होता है, अंतर आता है, ये हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम अन्य लकार जैसे लट, लिट, लिट इत्यादि हैं, उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। केवल वही परिवर्तन होता है जो णिच प्रत्यय लगाने के बाद, जो वृद्धि इत्यादि होने के बाद तिब आदि होने पर सामान्य कार्य होते हैं, जो कि तिङन्त प्रकरण में हम कर चुके हैं। लेकिन एक लकार विशेष रूप से ऐसा है, लुंग लकार, जिसमें कि अधिकांशतः जो रूप हैं णिच प्रत्यय लगाने के बाद उनमें विशेष परिवर्तन आते हैं। और विशेष परिवर्तन के लिए आचार्य पाणिनि ने सूत्रों को दिया है और उन सूत्रों के माध्यम से हम ये देखेंगे, इस प्रक्रिया की सिद्धि करेंगे कि उस लकार में क्या नया परिवर्तन आता है। तो इसी कड़ी में आपके सामने कुछ क्रिया रूप आपके सामने मैं रखूँगी, क्योंकि ये पूर्व से ही चला आ रहा है कि लुंग लकार में जैसे संज्ञता सूत्र है तो अ के स्थान पर ई हो जाता है। इसी तरह ओ पुयण ज्य परे, ये सूत्र निजंत प्रकरण का है तो ऊ के स्थान पर ई हो जाता है अभ्यास के। तो ये सारे कार्य जो हम पहले आपके साथ कर चुके हैं। अब कुछ और धातुएं हैं जिनका अन्य लकारों में तो कोई विशेष परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन णिच प्रत्यय लगाने के बाद लुंग लकार में किस धातु में किस प्रकार से रूप चलते हैं उसके ऊपर मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। तो उसमें सबसे पहला तो है अशशासत। ये शास धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का णिजंत रूप है। णिजंत रूप की बात कर रही हूँ। सामान्य रूप तिङन्त प्रकरण में बनते हैं, णिजंत रूप यहाँ पे णिजंत प्रकरण में हम कर रहे हैं। तो ये अशशासत, ये णिच प्रत्यय लगाकर बनता है। शास मीन्स किसी को उपदेश देना या किसी को शिक्षा देना, और ये भूतकाल में अगर हम बात करते हैं कि किसी ने किसी को शिक्षा दी, तो यहाँ पे शिक्षा देना, ये जो है शिक्षित होना, ये तो सामान्य है। कोई शिक्षित होता है या शासित होता है तो ये सामान्य तिङन्त रूप है। लेकिन यदि कोई दूसरा उसको शिक्षित करता है या उसको उपदेश देता है तो वहाँ पे फिर णिच प्रत्यय हो जाता है। तो उस णिच प्रत्यय को लगाने के बाद वो अर्थ जो हो जाता है ना, जैसे अशशासत हुआ, तो इसका मतलब है कि किसी ने उसको शिक्षा दी या शिक्षित होने की प्रेरणा दी। अब ये इस अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो इस अर्थ में प्रयोग करने के लिए धातु में णिच प्रत्यय लगाकर किस तरह से रूप निष्पत्ति होती है उसको हम देखेंगे। तो शास धातु से प्रेरणा अर्थ में
हेतुमती च सूत्र का प्रयोग होता है और हेतुमती च सूत्र द्वारा णी होता है, णिच प्रत्यय। णिच का ण भी और च भी दोनों इत संज्ञक होते हैं, उनका लोप हो जाता है और केवल ई रह जाता है। तो शास ई, जब ये स्थिति होती है तो यहाँ पे अब ये जो धातु है ये णिजंत धातु है, णिच प्रत्यय लग गया। तो अब ये णिच प्रत्यय लगने के बाद क्या ये पुनः धातु ही रहेगी? हाँ, इसका उत्तर यही है कि णिच प्रत्यय लगने से पूर्व शास धातु थी और णिच प्रत्यय लगने के बाद भी ये धातु ही कहलाएगी और उसके लिए सूत्र है सनाद्यंता धातुः। तो सन आदि में णिच प्रत्यय भी आता है, तो सन आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो जाते हैं उसकी धातु संज्ञा होती है। तो यहाँ पे धातु संज्ञा किसकी है? शास ई इसकी। अब जब धातु संज्ञा हो जाती है तो हमें प्रयोग करना है इसका लुंग लकार में। तो लुंग लकार का प्रयोग करेंगे और लुंग लकार का प्रयोग जब करते हैं तो अडागम होता है। ये सारा तिङन्त प्रक्रिया से ही मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए इसकी व्याख्या की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो अट आगम हो जाता है तो हमारे पास स्थिति हो जाती है अशास और ई, और उसके बाद लुंग, लुंग लकार तो है तो लुंग का प्रयोग होता है और लुंग के स्थान पर तिप्तस जी सिप्तस त सूत्र से तिप होता है और तिप के ई का भी इतश्च से लोप होकर त बचता है। अब हमारे पास एक सूत्र है णी श्री श्री ध्रुव्यो कर्तरी चंग। इस सूत्र से यहाँ पर चंग प्रत्यय होगा। तो चंग प्रत्यय होने पर चंग का अशेष रहता है, तो उसका अ रखकर हमारे पास जो स्थिति अब इस समय होती है वो होती है अडागम का शास धातु से ई णिच प्रत्यय है, उसके बाद चंग प्रत्यय का है और त जो है वो तिप का जो इकार का लोप करके त होता है। तो ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर अब हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है? सूत्र है हमारे पास णौ चंग उपधाया ह्रस्व, अर्थात चंग परक णी परे होने पर। चंग परक णी का मतलब है णी हो उसके परे चंग हुआ हो तो क्या हो जाता है? उपधा को ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास शास ई और तो यहाँ पर है चंग, ई है णी, तो चंग परक णी है यहाँ पर, ई णी ही है ना, तो इसके परे है चंग। तो चंग परक णी परे होने के कारण यहाँ पर शास की उपधा, उपधा कौन सी होती है? शास का आ यहाँ पर उपधा होगा अलोन्त्यात पूर्व। तो आ जो है ये उपधा है, तो इस उपधा को ह्रस्व की प्राप्ति हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र की प्रवृत्ति होती है, नागलोपी शास वृद्धिताम से इसका निषेध हो जाएगा। इसका उपधा के ह्रस्व का निषेध हो जाएगा। अब ये किससे होता है? मैंने सूत्र तो आपके सामने रखा कि सूत्र है न अग्लोपी, एक बात शास और रिदित, ऐसी धातुएं। तो अग्लोपी में जिनके अक का लोप हुआ हो, अ ई ओ क तक कोई भी वर्ण उसका लोप हुआ हो, या शास धातु हो, या वे धातुएं हो जिनका री इत संज्ञक है। रिदित कहने का मतलब है री मतलब रित और इत, रित इत रिदित बनता है। तो रित तपर किया हुआ है, इसका मतलब ह्रस्व ई की ही बात हो रही है, ह्रस्व री की ही बात हो रही है। तो जिनका ह्रस्व री इत संज्ञक होता है उनको यदि ह्रस्व प्राप्त हो रहा है तो उसका निषेध हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो ये शास धातु है। अब शास धातु के उपधा आ को क्या हो रहा है? ह्रस्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र ये बताता है कि अगर शास धातु है और उसके जो है उपधा का जो ह्रस्व प्राप्त हो रहा है वो नहीं होगा। अगर ह्रस्व नहीं होगा तो फिर णी लोप का हमारा सूत्र णेर अनिटी, इस सूत्र से णी का लोप हो जाएगा जो ई है। तो हमारे पास जो स्थिति बचती है वो बचती है अट आगम शास अत। अब द्वित्व करने की स्थिति आ गई चंगी सूत्र द्वारा
यदि चंग परे होता है तो धातु को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। तो द्वित्व करना मतलब 2 बार लिखना। तो अ शास और शास 2 बार लिखा, द्वित्व कर दिया धातु को, और फिर उसके बाद अ तो वैसा ही रहेगा। फिर इसके बाद हलादि शेषा सूत्र की प्रवृत्ति होती है, अर्थात अभ्यास का जो आदि हल है वही शेष रहता है। तो शास में शा ये शेष रहेगा, स का लोप हो जाता है। तो फिर स्थिति बनती है अ शा शास त। शास का जो सकार में अ मिला दिया है, जो कि चंग का अ था, उसे एक साथ कर दिया, तो हमारे पास हो गया अ शा शास और त। अब यहाँ पे जो शा है वो दीर्घ है ना, तो हमारे पास एक सूत्र है, ये दीर्घो लघु, इस सूत्र से इसको लघु कर देंगे तो अभ्यास को, तो अ श शास और त ये स्थिति हो जाएगी। तो अ शास शास अ त, ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पे देखिए श का अ जो है, इसको संयता एक सूत्र है कि सन परे होने पर अभ्यास के अ को ई हो जाता है। तो यहाँ पे अभ्यास का अ है, श का अ, इसको ई की प्राप्ति हो रही है। लेकिन सूत्र जिससे कि जो है संयता होता है, संवद भाव करने वाला एक सूत्र है, वो है संवद लघुनी चंग परे अनगलोपे, ये सूत्र है। तो इस सूत्र से संवद भाव नहीं होगा, और अगर संवद भाव नहीं होगा तो सन परे नहीं होने के कारण संयता से ई नहीं होगा अ के स्थान पर। अब ये प्रश्न है कि संवद भाव क्यों नहीं होता, यहाँ पे क्यों नहीं होता? तो यहाँ पे है, इसने कहा है लघुनी चंग परे, अर्थात लघु होना चाहिए और उसके परे चंग होना चाहिए। तो यहाँ पे चंग तो है, लेकिन जो शास का शा है वो लघु नहीं है। तो चंग परे लघुनी चंग परे, चंग परक लघु ना होने के कारण शा के आ को ना होने के कारण संवद भाव नहीं होगा, और सन के समान जो कार्य संयता है वो आ को नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ई ना होकर तो ह्रस्व तो होगा ही, दीर्घो लघु से दीर्घ तो होगा ही, इसलिए यहाँ पे अ श शासत ये रूप बनेगा। तो दीर्घो लघु नहीं, ह्रस्व होगा, ह्रस्व हो जाएगा यहाँ पे, अ को श के आ को ह्रस्व हो जाएगा। तो ह्रस्व होने के बाद अ श शास और त जब हम मिला लेंगे तो अश शासत ये रूप बनेगा। शा के आ को जो ह्रस्वा सूत्र से होगा, ये ध्यान में रखना है। अब एक और रूप है अडु ढोकत, ढोकरी धातु होता है, जिसका मतलब होता है गम, जाना अर्थ में होता है। तो यहाँ पे गतऊ गति अर्थ में ढोकरी धातु है, मूल रूप में धातु ढोकरी है, और री का लोप हो जाने के बाद ये ढोक जो है हलंत ढोक धातु बचती है। अब इसका हम जाता है तो प्रयोग सामान्य हो गया, लेकिन जब जाने की कोई प्रेरणा देता है या भेजता है, इस अर्थ में अगर हमें इस धातु का प्रयोग करना है तो जो क्रिया बननी है वो णिच प्रत्यय लगाकर ही बनेगी। तो णिच प्रत्यय लगाकर देखिए कैसे होगा रूप सिद्धि। तो ढोकरी से णिच प्रत्यय होगा प्रेरणा अर्थ में, और मैंने बताया णिच प्रत्यय का ई शेष रहता है, तो हमारे पास स्थिति होती है। अब ढोकरी के रिकार को जो है उसका लोप हो जाएगा, लोप होने के बाद ढोक रहा, फिर ई, फिर चंग प्रयोग होता है, णी श्री श्री द्रुव्याम, कर्तरी चंग से चंग हो जाता है, और अ रहता है, और लोंग और तिप ई का लोप, ये सब करने के बाद त ये स्थिति होती है। ये सारे कार्य वही हैं जो बार बार किए जाते हैं। णिच प्रत्यय लगेगा, णिच प्रत्यय लगने के बाद फिर उसको चंग भी होगा, और लुंग है तो लुंग के स्थान पर तिप होगा, तिप के स्थान पर इत श से ई का लोप होगा, तो त हमारे पास शेष बचेगा। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो फिर, और अडागम भी होगा, तो अडागम हो जाता है। उसके बाद देखिए
हमारे पास सूत्र है चंगी। चंगी सूत्र से यहाँ पे द्वित्व हो जाएगा। देखिए ढौक में द्वित्व किसका होगा? ढौ का। तो अडागम ढौ ढौक, अरणी का लोप हो जाएगा णेरनिटी से, तो अ त ये स्थिति हो जाएगी। तो णी का लोप पहले होगा, णी का लोप पहले हो जाएगा, उसके बाद द्वित्व होगा। और द्वित्व होने के बाद फिर यहाँ पे देखिए ढौ है तो इसको ह्रस्व हो जाएगा, अभ्यास को ह्रस्व हो जाएगा, तो ढ को क्या हो जाएगा? ढू। और उसके बाद ढ के स्थान पर ड हो जाता है, सूत्र है अभ्यास से चर च। तो झल के स्थान पर जश होता है। जब सूत्र की हम व्याख्या करते हैं ना अभ्यास से चर च, तो वहाँ पे जब हम उसकी व्याख्या देखते हैं तो उसमें ये होता है कि अभ्यास में जो झल है, झल प्रत्यय का कोई वर्ण है तो उसके स्थान पर तो जश हो जाता है और ख के स्थान पर चर होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ढ है हमारे पास, तो ढ झल में आता है, इसलिए इसके स्थान पर हम कहें चर आएगा नहीं, ढ के स्थान पर ट नहीं आएगा, अपितु झल होने के कारण इसके स्थान पर जश आएगा। तो जश में ज आता है, ज ब ग ड द। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ढ के स्थान पर ड, और औ के स्थान पर मैंने आपको बताया ऊ हो जाएगा ह्रस्व। तो हमारे पास स्थिति हो जाती है अ डू ढौक, और ई का लोप कर देंगे तो अ त ये स्थिति हो जाएगी। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो अडू ढौकत, ये हमारे पास रूप बनेगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि डू का ऊ ह्रस्व ऊ है, तो इसको हमने जो पूर्व में सूत्र किया था ओ पू यण जिप परे जिप परे, इस सूत्र से यहाँ पे डू के ऊ को ई क्यों नहीं हुआ है ना? ये प्रश्न तो हमारे सामने आता ही है। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके परे ना पवर्ग है, ना यण है और ना ही ज है, ड है इसके परे। तो इसके जो ऊ है इसके परे ढ है, ढ। तो ढ जो है ना तो पवर्ग में आता है, ना यण में आता है और ना ही ज है ये। तो इसलिए यहाँ पर डू के ऊ को ईकार नहीं होगा। तो ये एक विशेष बात है। तो ये लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अडू ढौकत ये रूप सिद्ध होता है। अब इसी प्रकार से जो है दूसरा एक और रूप है चकासत। पहले तो अडू ढौकत में एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट जो बात रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना है कि ये जो ढौकरी धातु है ये रिदंत है, री में समाप्त हो रही है। तो अभी हमने यही पढ़ा था कि वे धातुएं जो अगलोपी हों या शास धातु हो या री में समाप्त हो रही हों तो उनको णौचंगी उपधाया ह्रस्व सूत्र द्वारा उनकी उपधा को ह्रस्व नहीं होगा। अदरवाइज अगर ऐसा ना होता तो ये ढौक जो है इसकी उपधा को ह्रस्व प्राप्त हो जाता। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है और हमें बताना है कि ढौक धातु की उपधा को ह्रस्व क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये धातु री में समाप्त हो रही है और री में समाप्त होने के कारण इसकी उपधा को ह्रस्व नहीं होगा। इस तो अडू ढुकत नहीं बनेगा, अडू ढौकत ही बनेगा। अब आगे एक चकास धातु की बात करें तो यहाँ पे रूप बनता है अचकासत। ये लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और ये भी धातु रिदंत है। मूल में धातु है चकासरी और री का लोप हो जाता है तो बनता है चकास, हलंत में चकास है। अब चकास धातु से हमने वो इन प्रत्यय किया, प्रेरणार्थ में हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो णिच का ई रहेगा। उसके बाद लुंग लकार तो है ही, अट आगम भी है तो अट आगम करेंगे लुंग लकार चकासी, ये बनेगा हमारा चकास ई। और उसके बाद चंग भी होगा और लुंग के स्थान पर तिब भी होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा अ, तो उसके बाद चकास ई अ त। और फिर द्वित्व की बारी आती है तो चकास को द्वित्व करेंगे क्योंकि द्वित्व देखिए ध्यान से चंग कब होता है, पहले चंग होता है
और चंगी सूत्र द्वारा फिर द्वित्व हो जाता है। तो द्वित्व चकास को होगा तो इसके पहला जो च है इसी को द्वित्व होगा, आदि हल को द्वित्व होता है। तो यहाँ पे च को द्वित्व होगा, चकास को नहीं होगा। तो अब जब हमने इसको द्वित्व कर लिया तो हमारे पास स्थिति होती है कि अ च चकास अ त, अणी का भी जब हमने लोप कर दिया तो ये स्थिति हमारे पास होती है। अब यहाँ पर दो तरह से रूप बनते हैं, एक बनता है अच चकासत और एक बनता है अची चकासत। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि दो रूप कैसे बन जाते हैं। तो दो रूप इस तरह से बनते हैं कि यहाँ पर संवद भाव होता भी है और नहीं भी होता। कुछ आचार्यों के अनुसार संवद भाव हो जाता है, कुछ के अनुसार संवद भाव नहीं होता है। तो जब संवद भाव होता है, संवद भाव किससे होता है? संवद लघुनी चंक परे अनगलोपे, है ना। तो यहाँ पे वो लागू हो रहा है, च चकास, ये लघु है च का अ, और फिर उसके बाद जो अनगलोप, अब अगलोप हुआ है। तो अगलोप हुआ है तो यहाँ पे तो उपधा ह्रस्व नहीं होना चाहिए, लेकिन उपधा ह्रस्व तो नहीं होगा, चकास ही रहेगा, लेकिन संवद भाव हो जाएगा। संवद लघुनी चंक पर अनगलोपे है ना, तो संवद भाव हो जाएगा। और संवद भाव होने से यहाँ पे च का जो है उसको ई जो है होगा भी और नहीं भी होगा। मैं अभी इस जो अनुवृत्ति है या ये जो प्रक्रिया है, मैं इसको अभी आपको विस्तार से और स्पष्ट करना चाहूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं इस प्रक्रिया को दो रूप किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं इसको विस्तृत रूप में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।